नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल SCT एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम दूसरे दिन का CDP प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं, आप कल का वीडियो एक बार देखें, वहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न की चर्चा की गई है। और आज हम कुछ प्रश्न यहाँ चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से DSSB चाहे रीट का पेपर हो जो आने वाला है कुछ दिनों में, ठीक है, या यूपी टेट का पेपर हो, वो सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको DSSB में पता होगा कि जो हमारा PRT में पार्ट बी जो होता है, PRT का पार्ट बी जो है, सेक्शन बी जो है, जहाँ पर आपको 100 मार्क्स के टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी यह प्रश्न आपको मदद करेंगे। तो देखते हैं आज कौन कौन सा प्रश्न हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग भी प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अगले प्रश्न को हम देख रहे हैं और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, आज दूसरे दिन है, ठीक है। डे 1 जो है हमने कल चर्चा कर लिया था, आज हम दूसरे दिन का वीडियो चर्चा कर रहे हैं। तो आते हैं प्रश्न 1 पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्न 1 कह रहा है कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है मोटे स्वस्थ व, यहाँ पर रहे नहीं होगा, यहाँ पर होगा व, मोटे स्वस्थ व लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। तीसरा कह रहा है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। और चौथा कह रहा है आपको प्रतिभाशाली छात्र या बालक। ज़रा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। ऑप्शन 1 मोटे स्वस्थ व लंबे शरीर वाले, ऑप्शन 2 प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, ऑप्शन 3 दुबले पतले तथा कथा लिखा गया यहाँ पर तथा लंबे शरीर वाले और प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है आपका प्रतिभाशाली बालक, यानी जो साइजोइड वर्ग है, ये वर्ग क्या होता है, इस वर्ग के बारे में समझते हैं। यह एक व्यक्तित्व का प्रकार है। साइजोइड जो है एक व्यक्तित्व का प्रकार है और इस व्यक्तित्व के अंतर्गत हम मुख्य रूप से प्रतिभाशाली बालक को ही रखते हैं। कौन से बालक को रखते हैं? प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं? वैसे बालक जो सामान्य बालकों की अपेक्षा, है ना, पढ़ने में या किसी भी कार्य में तीव्र हो, तेज हो, उस बालक को हम लोग कौन से बालक बोलेंगे? प्रतिभाशाली बालक। तो साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आएंगे? प्रतिभाशाली बालक। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगले प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? 1 में कह रहा है पिछड़ा बालक, 2 में कह रहा है प्रतिभाशाली बालक, 3 में कह रहा है बुद्धि बालक और 4 में कह रहा है ये सभी। आप लोग ज़रा एक बार आंसर कीजिएगा कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। कमेंट कीजिए, ठीक है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत जो है, जो हमारा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत है, मुख्य रूप से पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, ये सभी आते हैं। यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अब विशिष्ट बालक होता क्या है? विशिष्ट बालक कहने का मतलब होता है कि वे बालक जो या सामान्य बालकों से किसी काम में पीछे हो या फिर आगे हो, ऐसे बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक कहते हैं। या फिर ऐसे बालक आते हैं जिसका सही तरीके से प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाता। समाज के पिछड़े वर्ग के जो बालक होते हैं वह भी विशिष्ट बालक के श्रेणी में आएंगे। ऐसे बालक जिसमें कोई अधिगम क्षमता हो, जैसे उसे पढ़ने में कठिनाई हो रहा हो, लिखने में कठिनाई हो रहा हो, ये भी बालक आपको विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आएंगे। या फिर वैसे बालक जिसे दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता हो कोई, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो या शरीर के किसी अंग से दिव्यांग हो, तो वो बालक भी विशिष्ट बालक के श्रेणी में ही आएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2
क्लियर हो गया कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? ये सभी, पिछड़ा बालक भी, प्रतिभाशाली बालक भी, बुद्धि बालक भी और ये सभी। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। आपको पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के बालक हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ वे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम है या वे बालक जिसमें कोई अधिगम अक्षमता है, वे सभी बालक विशिष्ट बालक के श्रेणी में आएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। और देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि अपराधी बालक कौन है? अपराधी बालक कौन है? ऑप्शन 1 कह रहा है जो असामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है जो कक्षा में अव्वल आते हैं। ऑप्शन 4 है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, आसान सा प्रश्न है। देखिए आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। अपराधी बालक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, 1 2 3 4 जल्दी से कीजिए कमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपराधी बालक कौन है, तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है जो असामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अपराधी बालक कौन है? ऑप्शन 2 को जब आप गौर से देखिएगा तो यहाँ लिखा है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, शिक्षक के लिए सिरदर्द होंगे तो वह बालक अपराधी बालक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बालक प्रतिभाशाली बालक है ना, और वो नए नए क्वेश्चन को लेकर, नए नए सवाल को लेकर सर से हमेशा प्रश्न करते रहते हैं और सर मान लीजिए कि उस समय नहीं जान रहे हैं, तो सर को थोड़ी प्रॉब्लम होगी और वो बोलेंगे भी कि ठीक है मैं कल देख के बता दूंगा। तो ये सर के लिए सिरदर्द नहीं हो सकते हैं जो अपराधी किस्म का बालक होगा। कह रहे हैं वो कक्षा में अव्वल आते हैं, ज़रूरी नहीं है जो अपराधी किस्म का बालक वो कक्षा में अव्वल आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है ना। और हमारा अगला ऑप्शन कह रहा है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखिए अपराधी बालक हैं, समाज में रहना नहीं पसंद करेंगे तो वे रहेंगे क्या, है ना। तो अपराधी बालक, जब ये चारों ऑप्शन को आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको एक ही सटीक ऑप्शन मिलेगा जो है आपको जो असामाजिक कार्य करते हैं। तो इसका सटीक आंसर कौन हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है, अच्छा सा प्रश्न है, गणितीय क्रियाकलाप में अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है जो गणित की संक्रिया में समझने में जिनको समस्या होती है उस बालकों के अंतर्गत या उस बालकों के अंदर क्या आता है, या वो बालक किसके अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग ज़रा कमेंट कीजिए। कल भी इस प्रश्न के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, प्रश्न नहीं आया था, मैंने थ्योरी बताया था, उसमें आपको इसके बारे में मैं वहाँ पर बताया था। तो गणितीय क्रियाकलाप में अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। 1 है डिसकैलकुलिया, 2 है डिसलेक्सिया, 3 है डिसग्राफिया, 4 है डिस्थीमिया। जल्दी से ज़रा कमेंट कीजिएगा, देखिए बता रहे हैं इसका जवाब। तो गणितीय क्रियाकलाप में जो अक्षम बच्चे होते हैं उसे मुख्य रूप से जो अधिगम अक्षमता होता है वो होता है ऑप्शन 1 यानी डिसकैलकुलिया। हमने कल ही आपको बताया था डिसकैलकुलिया के बारे में कि डिसकैलकुलिया में क्या होता है, बच्चों को गणितीय संक्रियाएं करने में समस्या आती है। अगर आप बच्चे को सवाल दे रहे हैं 2 + 3 तो बच्चा गलती से कभी कभी कर लेगा 2 - 3, यानी वो गणितीय संक्रियाओं को सही तरीके से नहीं समझ रहा है। एक बच्चे को आपने बोर्ड पर सवाल दिया 2/2 और बच्चा ये भाग को सही तरीके से नहीं देख पा रहा है, वो 2 + 2 लिख लिया, है ना। देख तो रहा है लेकिन वो संक्रिया को नहीं समझ रहा कि ये भाग का चिन्ह है या फिर जोड़ का चिन्ह है, वो कुछ इस तरह से लिख लेता है, उसको लगता है दोनों चिन्ह तो बराबर ही होंगे, है ना। तो गणितीय जो संक्रियाएं में बच्चे को जो समस्या आ रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पर कुछ और भी है, अधिगम अक्षमता, उसकी चर्चा करते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन जो क्वेश्चन 4 है उसका ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन 2 लिखा हुआ है डिसलेक्सिया। बताइए डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जो है बच्चों में पढ़ने संबंधित विकार होता है, बच्चे को पढ़ने में समस्या आता है। बच्चे को कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो वो बच्चे हमेशा उसका उटपटांग पढ़ लेंगे, है ना। जैसे आप बच्चे को बोल रहे हैं उसको लिखिए मॉम, तो बच्चा उस चीज़ को लिखना नहीं है, आप पढ़ना है। बच्चे को मॉम बोल रहे हैं पढ़ने के लिए किताब में, तो बच्चे मॉम नहीं, वो बच्चे उसको कुछ और ही चीज़ पढ़ लेंगे, है ना, वाव कह देंगे या काव कह देंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे को पढ़ने संबंधी जो विकार आता है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं।
तीसरा हमारा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चों में लेखन संबंधित विकार होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जो लोग कल मेरा वीडियो नहीं देखे हैं कल का वीडियो एक बार देख लेंगे। मैंने कल भी आप बताया था कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, अगर बच्चे को मान लीजिए उसको बोल रहे हैं बी लिखने, तो बच्चे बी देख के कुछ इस तरह लिखते हैं, अक्सर लिखते हैं, छ को बच्चे कुछ इस तरह से लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चे को जो लिखने संबंधित विकार होता है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब एक है हमारा यहाँ पर डिस्थीमिया। आखिर डिस्थीमिया की चर्चा मैंने कल भी नहीं किया था। डिस्थीमिया कहने का मतलब होता है ये बच्चे को तनाव संबंधी समस्या आती है। बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं जिसमें उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो डिस्थीमिया के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं आज के अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5, और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। ऑप्शन 3 कह रहा है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जल्दी से आप लोग एक बार इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। 5 सेकंड का आप लोग को समय दिया जा रहा है। जल्दी से बताइए जरा कमेंट करके कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी ऑप्शन 1 कह रहा है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। ऑप्शन 3 कह रहा है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। और ऑप्शन 4 कह रहा है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको आंसर 3। इसमें ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं है, आपको समझ में आ गया है। प्रतिभाशाली कहने का मतलब हुआ है कि जो बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा किसी भी चीज़ में तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, उसी को हम लोग प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहते हैं। तो ये जो है स्वभाव में अंतर्मुखी कहने का मतलब होता है कि वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बी में है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। ये तो गलत है, वो बच्चे तो बोलेंगे, अगर उसको जहाँ पर कठिनाई होगी वहाँ पर यह बच्चे आपसे सवाल जवाब करेंगे ही करेंगे। और 4 कह रहे हैं शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के शिक्षार्थियों को शिक्षकों की ज़रूरत होती ही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा। देखिए, अच्छा सा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक बच्चा जो जगह खाली है से ग्रस्त है, वह 100 को वाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसे कौन सी समस्या है, पहले ही लिख दिया कि वह बच्चा किससे ग्रस्त होगा, जिसको 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। तो वह बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, किस चीज़ से ग्रस्त है, यानी कौन से अधिगम अक्षमता है उस बच्चे में। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया आपको शब्द जम्बलिंग विकास, दूसरा दिया गया आपको अफेजिया, तीसरा दिया है आपको डिस्ग्राफिया, चौथा दिया आपको डिसलेक्सिया। बताइए ज़रा क्या होगा इसका सही आंसर। मैंने कल भी आपको जब थ्योरी बता रहा था तो उसमें आपको मैंने ये बात बताया था कि इस तरह के बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। कौन से बच्चे, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या लिखा है, डिसलेक्सिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यह बच्चा अंतर करने में कठिनाई का सामना करता है। जब बच्चे को हम 100 दिखाते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है वो 100 लिखा है वो वाज लिखा है। कुछ लोग को लग रहा होगा इसका आंसर डिस्ग्राफिया है। जी नहीं, यहाँ पर अंतर नहीं कर पा रहा। अंतर करेगा तभी तो वो बच्चा लिखेगा ना। बच्चा गलती पढ़ के गलती ही लिख लेता है, यानी बच्चा 100 को लगता है वाज लिखा हुआ है, न्यूक्लियर लगता है अनक्लियर लिखा हुआ है, यानी बच्चा जो रीड कर रहा है उसको गलत रीड कर रहा है। इसलिए बच्चे में कौन सी अधिगम क्षमता होगी, डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ठीक है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। अब ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन 2 है पहिया
कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही अपने समय नहीं होगा यहाँ पर, अपने समकक्ष साथी, यहाँ पर होगा अपने समकक्ष साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन 3 है यहाँ पर, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और 4 है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, है ना, क्यों नहीं करते, यहाँ पर लिखा होगा करते, क्यों नहीं करते। ठीक है, थोड़ा मिसटाइप हो चुका है। तो अब बताइए ज़रा आप लोग कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का समय है। देखिए, बोल रहा है कि एक शिक्षिका जो कक्षा में पढ़ा रही है और वहाँ पर कक्षा में कुछ दिव्यांग बच्चे हैं यानी विकलांग बच्चे हैं, तो शिक्षिका क्या कहकर उसे संबोधित करेगी जिससे बच्चों को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, यानी बच्चों को खुद भी असहज महसूस नहीं हो कि हमें सर या हमें मैम जो है बोल रहे हैं पोलियोग्रस्त, है ना, बोल रहे हैं अंधे, तो क्या बोलेंगे जिससे बच्चे को अपने अंदर बैड फीलिंग नहीं आए। तो पहला है लिखा हुआ यहाँ पर कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। देखिए, बच्चे अगर पोलियोग्रस्त हैं, अगर आप उसे इस तरह से बोल रहे हैं पोलियोग्रस्त बच्चे, तो यह कहना बिल्कुल गलत है। बच्चे लज्जित होंगे, बच्चे को जो है बैड इफेक्ट भी पड़ेगा कि हमें लोग पोलियोग्रस्त या हमें शिक्षिका या मैम जो है पोलियोग्रस्त बच्चे कहकर बुलाती है। ठीक है, तो आंसर 1 तो नहीं होगा। आंसर 2 कह रहा है पहिया कुर्सी वाले बच्चे। देखिए, यहाँ पर हम बच्चे को जो ही संबोधित कर रहे हैं कि जो बच्चे पहिया कुर्सी वाले हैं, मतलब जो बच्चे पहिया कुर्सी वाले हैं वह जो है अपने समकक्ष साथी के साथ ही मदद लीजिए, बच्चों से मदद लेके कुछ गतिविधि में शामिल होइए। तो पहिया कुर्सी वाले बच्चे कहना भी एक तरह से गलत है। अब ऑप्शन 3 कह रहा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त। देखिए, ये भी कहना बच्चों के लिए एक गलत ही होगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे को अगर कहेंगे तो उसके अंदर बैड इफेक्ट भी आएगा, तो इसलिए शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हम बच्चे नहीं कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4 कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, है ना। यहाँ इसलिए सही है क्योंकि बैसाखी जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, बैसाखी निगेटिव नहीं है, क्योंकि जिससे बच्चे चलते हैं उसे बैसाखी ही बोला जाता है। तो बच्चे को इससे बैड फीलिंग भी नहीं आएगी कि हमें सर बोल रहे हैं बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते, है ना। तो इसका जो सबसे सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर इस प्रश्न को आप अरिहंत के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन 3 दिया गया है आंसर, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4। इसका जो है आप ऑफिशियल आंसर की भी देख सकते हैं, मेरे पास सारा ऑफिशियल आंसर की है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देखते रहिएगा, देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है और उसके बाद हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, है ना, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला लिखा हुआ है अधिगम निर्योग नहीं कह सकते, कर नहीं होगा, कह सकते, ठीक है। अधिगम निर्योग नहीं यहाँ पर होगा कह सकते, ठीक है। अगला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ऑप्शन 3 कह रहा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन 4 कह रहा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, है ना, जल्दी से कमेंट कीजिए, 5 सेकंड का समय है। देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पर जो लिखा है अधिगम निर्योग नहीं कह सकते, ऐसा गलत है, ठीक है। अब कहिए जो शिक्षार्थी प्रतिभाशाली होंगे हो सकता है उसमें अधिगम निर्योग्यता हो सकती हो, है ना। अब 2 हमारा कह रहा है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते, यही इसका सटीक आंसर है। यानी 8 जो है क्वेश्चन नंबर उसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन 2। यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, पढ़ने में थोड़े तेज होते हैं, उसको जब आप वर्क दे रहे हैं या क्लास में जब आप कोई प्रश्न बता रहे हैं तो वह बच्चा पहले से ही प्रश्न बना लेता
है और बना के बैठ जाता है। आप कोई क्वेश्चन भी दे रहे हैं तो अन्य सामान्य बच्चों को अगर 5 मिनट समय लगता है तो प्रतिभाशाली छात्र 2 मिनट में ही ये प्रश्न को बना के बैठ जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे फिर से बोर फील करने लगेंगे, उसे लगेगा कि सर कितना इजी प्रश्न देते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 3 कह रहा है यहाँ पर शिक्षकों के बिना अपने अध्ययन, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले ही चर्चा की, किसी भी तरह के शिक्षार्थी उसको पढ़ने के लिए शिक्षक की मदद लेनी ही पड़ेगी। और ऑप्शन 4 कह रहा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, बिल्कुल सही है। अलग अलग अन्य जो शिक्षार्थी, गलत है, सॉरी ये गलत है। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये नहीं। अन्य शिक्षार्थियों के साथ हमें प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। तो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन 2। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि डाइस के कारण प्रतिभाशीलता होती है। डाइस के कारण बच्चों में प्रतिभाशीलता होती है, यानी प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं उसके अंदर जो प्रतिभाशीलता आती है वो किसके कारण आती है। तो एक है मनोसामाजिक कारक के कारण, मनोसामाजिक कारक के कारण। ऑप्शन 2 है अनुवांशिक रचना। ऑप्शन 3 है वातावरण अभिप्रेरणा। और ऑप्शन 4 कह रहा है 2 और 3 का समायोजन, यानी 4 ऑप्शन कह रहा है कि 2 और 3 के समायोजन के बाद जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उसके अंदर प्रतिभाशीलता आती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 जो हमारा कह रहा है उसमें जो लिखा हुआ है 2 और 3 के समायोजन। इस चीज़ को समझते हैं, जो शिक्षार्थी प्रतिभाशाली होते हैं उसके अंदर प्रतिभाशीलता का जो कारण है वो उसकी अनुवांशिकता भी होती है और साथ ही साथ वातावरण भी होता है। कैसे समझते हैं, देखिए आप अक्सर देखते होइएगा कि जो डॉक्टर होते हैं उसके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। एक्सेप्शन है ना, हम लोग अनुवांशिकता और पर्यावरण में यहाँ पर कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर एक्सेप्शन आते हैं, ऐसा नहीं कि रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बनता है ना, रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बन जाता है। तो ये सब एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप जो प्रतिभाशीलता देखते हैं, यानी अगर एक डॉक्टर है तो उसका बेटा चांस होता है कि वो डॉक्टर ही बने, है ना। तो अगर आप मान लीजिए उसकी अनुवांशिकता अच्छी है, माता पिता अगर डॉक्टर हैं तो उसके बच्चे का चांस बनता है वो डॉक्टर बने। अगर उस बच्चे को हम गलत इन्वायरमेंट में डाल दें जहाँ पर लोग गाली गलौज देते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, है ना, तो वहाँ पर अगर उस बच्चे को डाल देंगे तो वो बच्चे अगर डॉक्टर बनने वाले होंगे भी तो उसका रास्ता क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, है ना। उसका रास्ता क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, वो बदल जाएंगे। तो बच्चे में जो है दोनों चीज़ ज़रूरी है। एक प्रतिभाशीलता होने के लिए बच्चों में अनुवांशिकता और वातावरण दोनों की ज़रूरत होती है ना। अगर जिसका अनुवांशिक अच्छा, अगर उस बच्चे को हम गलत वातावरण में डाल देंगे तो बच्चा गलत बन जाएगा, है ना। जिस बच्चे का वातावरण अच्छा है, अगर उसकी अनुवांशिकता अच्छी नहीं है तो वो बच्चा अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना, उसके अंदर प्रतिभाशीलता नहीं आएगी। समझ गए ना। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है प्रतिभाशीलता हमारे अंदर ये 2 गुणों के कारण होती है, अनुवांशिकता और वातावरण। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट में एक बार पूछा हुआ था कि एक उसकी जो बच्चे की माँ है और उसके पापा जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और बैडमिंटन में अस्वाभाविकतः अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उसकी बच्ची भी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो यह इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण हेरिडिटरी भी है, यानी अनुवांशिकता भी है और वातावरण भी है। हेरिडिटरी कैसे हुआ, अनुवांशिकता कैसे हुआ, कि वो दोनों उसके मम्मी पापा बैडमिंटन के खिलाड़ी है तो बच्चा भी उसी दोनों से पैदा हुआ है, तो ये भी बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसका अनुवांशिकता सही है तो बच्चा भी ठीक है। और साथ ही साथ उसको वैसा इन्वायरमेंट भी मिला, यानी मम्मी पापा को जब भी वो देखती है तो खेलते देखती है तो उससे उसका इन्वायरमेंट भी मिला, जिससे वो बच्ची खेलने में भी अच्छी हो गई। अगर उसको हम बचपन में ही कितना भी अच्छा हेरिडिटरी हो उसकी और बचपन में ही हम उस बच्ची को गलत इन्वायरमेंट में डाल देते तो वो बच्ची जो है अच्छे बैडमिंटन प्लेयर नहीं बन पाती, है ना। तो मुख्य रूप से जो प्रतिभाशीलता आती है वो हमारे अंदर अनुवांशिकता और वातावरण के दोनों के समायोजन के फलस्वरूप ही आती है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न संख्या 10 पर और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्य है, उपयुक्त है। तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य
करना। जल्दी से इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिएगा। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? सीखने और सुनने के लिए जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन 1, यानी बच्चे को सीखने और सुनने के लिए जो हम अधिगम योग्य वातावरण देंगे, उसके लिए हमें यह देना है। बच्चे अगर सीखना चाह रहे हैं या बच्चे को कुछ हमें बोलना चाहते हैं, बच्चे या कुछ अपने तरफ से भी कहना चाहते हैं, तो हम उसको कैसा वातावरण प्रोवाइड करवाएंगे? तो हम एक शिक्षक का काम बनता है कि शिक्षार्थियों को छूट देना है कि आपको क्या सीखना है और उस चीज़ को कैसे सीखना है। अगर हमारा अभी का जो बाल पाठ्यक्रम है, जो भी हमारा अभी का करिकुलम चल रहा, वो मुख्य रूप से बाल केंद्रित शिक्षा पर ही आधारित है। बच्चे को पूरी तरह से छूट देना है कि उसको क्या सीखना और कैसे सीखना है। अगर बच्चे बोलेंगे कि सर हमको अभी मैथ पढ़ना है, तो आपको मैथ पढ़ाना होगा। अगर बच्चे बोलेंगे कि सर हमको अभी मैथ पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आप अभी हमको साइंस पढ़ा दीजिए, तो आपको साइंस पढ़ाना होगा। फिर भी अगर बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सर साइंस लैब में ले चल के प्रयोग करके दिखाइए, तो आपको ले जाकर दिखाना होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों को छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन 1। बाकी ऑप्शन का चर्चा कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। निष्क्रिय जो है एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा, है ना। ये आपका एक तरह से व्याख्यान विधि हो गया, निष्क्रिय रूप से सुनने वाला। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है यहाँ पर निरंतर गृह कार्य देना। यह भी गलत है, हमेशा बच्चे को गृह कार्य दे रहे हैं, जो एक निगेटिव वर्ड है, और ये आंसर इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। जो सीख रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं, ये नहीं। इससे ज़्यादा सटीक आंसर आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1 नंबर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या अगले प्रश्न पर 11 पर। देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है, गतिक कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है। मतलब जो गतिक कौशल में बच्चे अधिगम निर्योग्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गतिक कौशल। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है डिस्फेजिया, ऑप्शन बी आपको कह रहा है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन 3 कह रहा है, यानी 3 नंबर आपको कह रहा है डिसकैलकुलिया, और ऑप्शन 4 कह रहा है आपका डिसलेक्सिया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब। गतिक कौशल, ध्यान दीजिएगा, गतिक कौशल। चलिए देखते हैं इस चीज़ के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये एक नया प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे अधिगम निर्योग्यता के बारे में चर्चा की गई होगी, आप वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। उससे निश्चित है कि एक प्रश्न कोई भी एग्जाम आप दीजिए, चाहे वो DSSS हो या रीट हो, वहाँ से आपको एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको जो है अधिगम निर्योग्यता के बारे में हम चर्चा एक वीडियो बना देंगे, उसमें कर देंगे। अभी जरा बताइए, अधिगम निर्योग्यता बता रहा है जो गतिक कौशल से संबंधित है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 डिस्प्रैक्सिया। क्या है? ऑप्शन 2 डिस्प्रैक्सिया। अब समझते हैं डिस्प्रैक्सिया होता क्या है। डिस्प्रैक्सिया कहने का मतलब होता है कि इसमें बच्चे को गतिक कौशल यानी जो मोटर स्किल है उससे संबंधित प्रॉब्लम आते हैं बच्चों में। मोटर स्किल से रिलेटेड बच्चों में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मोटर स्किल से रिलेटेड बच्चों में समस्या आती है। अब कैसी समस्या आती है? जैसे जिस बच्चों में डिस्प्रैक्सिया नामक अधिगम निःशक्तता होगी या अधिगम निर्योग्यता होगी, वो बच्चे सही से पेन नहीं पकड़ पाएगा। अगर बच्चे को सही से पेन दीजिए पकड़ने के लिए, तो बच्चा सही से पेन नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो वो बच्चे सही से ब्रश भी नहीं पकड़ पाता है। तो उसके अंतर्गत जिसको मोटर स्किल गतिक कौशल किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर के पार्ट से संबंधित हो, है ना, शरीर के अंग से संबंधित हो, उसी को हम लोग गतिक कौशल कहते हैं। तो डिस्प्रैक्सिया में हमारा जो अधिगम निर्योग्यता है वो गतिक कौशल से संबंधित होती है ना। आप समझ गए आप लोग। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 2। अगर हम एक की बात करें, एक में लिखा हुआ डिस्फेजिया। डिस्पेसिया में बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, भाषा समझने में परेशानी होती है। ठीक है, डिसकैलकुलिया तो आप लोग समझ ही रहे हैं, गणितीय संक्रिया संबंधी विकार, और डिसलेक्सिया भी समझ रहे हैं आप लोग, क्या? पढ़ने संबंधित विकार जो बच्चों में होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 कहता है कि अधिगम निर्योग्यता। पहला ऑप्शन है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन 2 कह रहा एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन 3 कह रहा एक चर अवस्था है।
ऑप्शन 4 कह रहा है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे। अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में आपको पूछा भी गया है, ये प्रश्न जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अधिगम निर्योग्यता क्या है। देखिए जल्दी से 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है आप लोग को, कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अधिगम निर्योग्यता जो है, पहला ऑप्शन दिया है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, ये तो गलत लिखा है। क्योंकि अधिगम निर्योग्यता को आप सुधार सकते हैं अगर उसको सही परिवेश, सही तरीके से अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, बताया जाए, करवाया जाए, तो वह बच्चा अधिगम निर्योग्यता से बाहर निकल सकता है। आप एक मूवी अगर देखे होंगे तारे ज़मीं पर, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें जो एक बच्चा होता है वो अधिगम निर्योग्य होता, अधिगम निःशक्त होता, उस बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, वो चीज़ों को उल्टा पुल्टा पढ़ लेता है ना। आमिर खान उसके टीचर बन के उसके स्कूल में आते हैं और उस बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो बच्चा भी अच्छे तरीके से पढ़ लेता है और लास्ट में देखिएगा वो बच्चा स्कूल में सबसे आगे टॉप करता है ना। तो यह सुधार योग्य तो है, यानी इसमें हमें सुधार कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लिखने में समस्या हो रही है, अगर 6 को इस तरह से 6 लिख ले रहा है, तो वो बच्चे को हम सुधार सकते हैं। सही तरीके से उसको ट्रेनिंग देंगे, सही तरीके से उसका प्रशिक्षण देंगे, सही तरीके से उसको समझाएंगे, बताएंगे, तो ये बच्चा सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि स्थिर अवस्था। देखिए जब आपको पहला ऑप्शन गलत हो गया तो दूसरा ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाएगा ना। स्थिर अवस्था कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस बच्चे में डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया ना डिस्प्रैक्सिया, अगर कोई भी अधिगम अक्षमता आ जाती है तो वो परमानेंट रह ही जाएगी। नहीं, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अगर उसको सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो वह अधिगम अक्षमता उसका समय के साथ दूर हो जाता है। तो यह तो स्थिर अवस्था है ना। स्थिर कहने का मतलब उसमें परमानेंट रह ही गया। अब उसमें अगर वो बच्चा में अगर डिसलेक्सिया है तो उस बच्चे को पूरी लाइफ, है ना, मृत्यु पर्यंत तक उसे डिसलेक्सिया रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम गलत है। तो यह स्थिर अवस्था नहीं है। ऑप्शन 3 देखिए क्या लिखा है कि यह चर अवस्था, बिल्कुल सही है। चर मतलब यह बदल सकता है। अगर जिस बच्चे में डिसलेक्सिया हो या डिसकैलकुलिया हो तो एक समय के साथ उस बच्चे में इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्शन 4 कह रहा है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे, ये गलत है। कार्य पद्धति को तो हानि करेगी। जिस बच्चे के अंदर डिसलेक्सिया है उस बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है, मतलब उसकी कार्य पद्धति में हानि पहुंच रहा है। जिस बच्चे में डिसकैलकुलिया उसको गणितीय संक्रिया समझने में परेशानी हो रही है, मतलब कार्य पद्धति में उसका हानि हो रहा है। तो इसका आंसर जो सही आंसर है वो कौन, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या कहता है। क्वेश्चन 13 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है ना। यहाँ पर देखिए विशेष आवश्यकता, कई बार हम चर्चा किए हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कह सकते हैं आप मंद बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, है ना, स्लो लर्नर हो गया, गिफ्टेड लर्नर हो गया, ये सब क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। या शारीरिक अशक्तता है बच्चे के अंदर, दिव्यांगता है बच्चे के अंदर, है ना, अधिगम अक्षमता है बच्चे के अंदर, या हमारे समाज के पिछड़े सोसाइटी के लोग, पिछड़े मतलब एकदम हमारे समाज के जो पिछड़े लोग होते हैं, जो जहाँ के बच्चे सही तरीके से स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग, ये सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत आएंगे। कई बार मैं वीडियो में चर्चा किया हूँ, अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हैं तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल रचना सबसे अधिक उपयुक्त होगा। एक कह रहा ऑप्शन में अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, ठीक है। 2 कह रहा है विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। 3 कह रहा है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। 4 कह रहा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा प्रश्न है और वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, देखते हैं अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त होगी, है ना। देखिए यहाँ पर पहला लिखा है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा पर चर्चा कर। अगर कक्षा में चर्चा कर रहा है एक शिक्षक बच्चे को अधिक से अधिक सम्मिलित करके, तो यह तो एकदम गलत है ना। बच्चे तो व्याख्यान विधि से फिर समझ रहे, और व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं बाल केंद्रित शिक्षा में अपनाना है। चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अधिकतम बच्चों को शामिल करके यह पढ़ाने का कोई भी तरीका, बताने का कोई भी तरीका नहीं है, उपयुक्त नहीं है, है ना।
तो पहला तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 2 कह रहा है विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, है ना। विद्यार्थियों को हम संबोधित कर रहे हैं और उसका हम मार्गदर्शन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे कर लो, वो चीज़ वैसे कर लो। ये भी इतना सटीक आंसर नहीं है और उपयुक्त नहीं है, इससे भी और बेटर आंसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, बता रहे हैं ये क्या होता है, और यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन 3 ही है ना। ऑप्शन 3 जो है इसका सटीक आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन 4 कह रहा है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 कह रहा है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण, यानी बच्चे को योग्यता आधारित बंटवारा कर दीजिए। ये बच्चे तेज है, ये बच्चे मंद बुद्धि के, ये बच्चे एकदम स्लो लर्नर टाइप के हैं, है ना, ये बच्चे पिछड़े बच्चे हैं, ये दिव्यांग बच्चे हैं। इस तरह से अगर हम बच्चे को बांट के अध्यापन करवा रहे हैं तो ये तो गलत है। बच्चे को कभी भी हमें समूह में नहीं बांटना चाहिए, है ना। समूह पढ़ने के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन योग्यता आधारित समूह कभी नहीं बनाना चाहिए बच्चे में कि ये बच्चे सब तेज है तो 5 बच्चे एक जगह रहेंगे, है ना। ये बच्चे पढ़ने में औसत है तो ये 5 बच्चे एक जगह रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है ना। इसका सही आंसर हमने आपको अभी जस्ट बताया कि सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूरिंग भी इसका पीयर ट्यूरिंग ही इसका सही आंसर होगा। सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी अधिगम कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोऑपरेशन लर्निंग, है ना। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी विषय पर, किसी प्रोजेक्ट पर अगर बच्चों को वर्क करना है तो 4-5 बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर ये 4-5 बच्चे एक दूसरे से सीख कर उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में अधिगम होता है, बच्चे सीखते हैं, बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमारा दूसरा कह रहा है यहाँ पर क्या, पीयर ट्यूरिंग। पीयर ट्यूरिंग का मतलब होता है कि बच्चे का कुछ ग्रुप तैयार कर देते हैं, बच्चे कुछ ग्रुप में तैयार हो जाते हैं, है ना। और जो बच्चे ज़्यादा जान रहे हैं वो बच्चे कम जानने वाले बच्चे को सिखाते हैं, तो इससे भी बच्चों का क्या होता है, अधिगम होता है। तो पीयर ट्यूरिंग और सहकारी अधिगम विशेष आवश्यकताओं बदलने वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 14 हमारा क्या कहता है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अधिगम की अक्षमता का लक्षण है। अधिगम की जो अक्षमता होती है, कैसे समझिएगा कि बच्चों के अंदर अधिगम अक्षमता है, इसमें से कौन सा लक्षण अधिगम अक्षमता की होगी। एक दिया है भागने की प्रवृत्ति होना, 2 दिया है अशांत, ऊर्जावान तथा विघ्न संख होना, 3 दे रहा है अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, 4 दे रहा है अभिप्रेरणा का अभाव। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सोचिए जरा, सोचिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, सोचिए। ठीक है, देखिए अधिगम की अक्षमता का लक्षण क्या है। पहला है भागने की प्रवृत्ति होना। अगर मान लीजिए कक्षा में बच्चा पढ़ने के लिए आता है और अक्सर कक्षा से भाग जाता है ना, घर चले जाता है या खेलने के लिए क्रिकेट चले जाता है, तो क्या आपको लगेगा वो बच्चे अधिगम असक्त हैं या अधिगम निर्योग्य है या अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। भागने की प्रवृत्ति होने के पीछे हो सकता है आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना, इसलिए बच्चे भाग गया हो। बी बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 नहीं होगा। बी कह रहा है, ऑप्शन 2 कह रहा है अशांत, ऊर्जावान एवं विघ्न संख होना, विघ्न संख होना, ये तो और आंसर नहीं है ना। बच्चे अगर अशांत है, शांतिपूर्वक नहीं रह रहे हैं, उसके अंदर ऊर्जावान है, काफ़ी ऊर्जा है उसके अंदर, या वो बाधा पहुंचाता है, तो इसका मतलब आप उसको नहीं कह सकते यह बच्चा क्या है, अधिगम असक्त है। तो कैसे बच्चे को कहेंगे? क्या उस बच्चे की अभिप्रेरणा का अभाव रहेगा वैसे बच्चे को कहेंगे? जी नहीं। अगर बच्चे मोटिवेट नहीं है तो इसका मतलब बच्चे अधिगम असक्त हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार। अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार एक तरह के अधिगम अक्षमता ही है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में ADHD कहते हैं, ठीक है, ADHD कहते हैं, और हिंदी में इसको अवधान या एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे एकाग्रता नहीं बना पाते। आप जब भी कितना भी रोचक विषय पढ़ाते हैं तो बच्चे 1 मिनट ध्यान लगा के देखेंगे और 1 मिनट बाद ही या बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं या उसको पढ़ने में मन नहीं लगता या उसका ध्यान भंग हो जाता है। तो अगर बच्चे के अंदर ये बराबर हो रहा है तो इसका मतलब बच्चे के अंदर अधिगम अक्षमता है, ठीक है। तो जो बच्चे में अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार है वो बच्चे क्या होंगे, अधिगम निर्योग्य होंगे। ADHD वाले बच्चे, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो हूँ एक बार आपको अधिगम अक्षमता पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ADHD भी आते हैं, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देख ही रहे हैं कितना प्रश्न आ रहा है अधिगम अक्षमता से, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित कर रहा है ना।
यानी उसका मानसिक प्रभाव काफ़ी उत्तम है, अच्छा है। कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ठीक है। बी कह रहा है मानसिक विकारों का नहीं होना। सी कह रहा व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। चार कह रहा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट, है ना। अच्छा है, सोचिए, मिल जाएगा आपको इसका जवाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। मानसिक प्रभाव को उत्तम, है ना, उत्तम, अच्छा। आप और कोई चीज़ ऐसा हो जिसके बारे में हमें समझ में आए कि इसका मानसिक जो प्रभाव है वो अच्छा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगर इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे उसका मानसिक प्रभाव क्या है, उत्तम है। बी कह रहा मानसिक विकारों का नहीं होना, बिल्कुल सही। अगर उसके अंदर किसी भी तरह का मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं है, मानसिक विकार नहीं है, तो इसका मतलब उसका मानसिक प्रभाव क्या होगा, उत्तम होगा। या वो व्यक्तित्व के विकार से मुक्ति, यानी व्यक्तित्व से संबंधित कोई भी समस्या उसके अंदर नहीं है, तो उसका जो मानसिक प्रभाव होगा वो उत्तम होगा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 16 हमारा क्या कह रहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखिए, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी के समान, या किसी लिखा गया, किसके समान, है ना, किसके होगा यहाँ पर, किसके किसके समान अर्थ में किया है। गिलफोर्ड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने इसका सही जो है क्या बताया है, अभिसारी चिंतन के लिए जो पद का प्रयोग किया था वो क्या बताया था। तो ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन 2 है सृजनात्मकता, ऑप्शन 3 है बुद्धि एवं सृजनात्मकता और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो अभिसारी चिंतन होते हैं वो बुद्धि पर निर्भर करते हैं, यानी जो बुद्धिमान बालक हैं उसमें अभिसारी चिंतन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गिलफोर्ड है इन्होंने अभिसारी चिंतन का जो पद का प्रयोग किया था वो मुख्य रूप से सृजनात्मकता वाले बच्चों के लिए किया था, यानी इसका सही आंसर है 2। ठीक है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना, डायरेक्ट अगर मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा तो उस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा सिर्फ उसको देखना, ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग, जब आप साइकोलॉजी पढ़िएगा बुक वहाँ पर आपको पूरे क्लियर से लिखा हुआ है कि जो गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग किया था वो मुख्य रूप से सृजनात्मकता वाले बच्चों के लिए ही किया था। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। यानी आपको सृजनशील बनाना है बच्चे को, सृजनशील समझ रहे हैं, पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। यानी बच्चे क्रिएटिव हो, बच्चे खुद से कुछ कर सके, बच्चे खुद से क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख सके, है ना। बच्चे के भावों में मौलिकता हो, बच्चे के भावों में नवीनता हो, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सृजनशीलता, है ना। सृजनशील बालक के लिए अध्यापक को क्या करना सबसे ज़्यादा उचित होगा। अध्यापक बच्चे के लिए क्या करेंगे ताकि वह बच्चा सृजनशील बनेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विचार वेश। ऑप्शन 2 कह रहा है व्याख्यान विधि। ऑप्शन 3 कह रहा है दृश्य सर्व सामग्री। ऑप्शन 4 कह रहा है यह सभी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी नहीं, यह सभी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है एक, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी विचार वेश, है ना। यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि बच्चे को हम ऐसे सवाल दे रहे हैं जिससे बच्चा जो है उस सवाल को करने के लिए खुद समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है, काफ़ी मेहनत करके उस सवालों का जवाब दे रहा है ना। तो बच्चे को हम जो ही ऐसे सवाल देंगे तो बच्चे के अंदर मौलिकता आएगी, है ना। मौलिकता आएगी तो बच्चे का ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, जिससे बच्चे सृजनशील बनेंगे। समझिए जरा, हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि बताइए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सूर्य नहीं होता तो क्या होता। तो ये एक ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले सवाल है। बच्चे के दिमाग में ये बात चलेगा कि सूर्य नहीं होगा तो अंधकार होगा, है ना। कभी बच्चे के दिमाग में ये भी चलेगा अगर सूर्य नहीं होगा तो हम लोग कपड़े कैसे सुखाएंगे, हम लोग जी कैसे पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज़्यादा समझदार हैं, वो बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अब वो बच्चे जब बता रहे थे इसका मतलब है बच्चे समझ रहे हैं कि सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे खाना नहीं बनाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, है ना, तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो हर एक बच्चों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बातें जो उठ रही है, इसी चीज़ को हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। बच्चे अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और
बोलते हैं, बताते हैं, यह एक पॉजिटिव शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन 1 को। व्याख्यान विधि तो होगा नहीं, ये तो गलत है। बच्चे को हम लेक्चर दे रहे हैं और इस विधि से बच्चे को हम सृजनशील बना देंगे, ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। दृश्य सामग्री, बच्चे को हम कुछ चीज़ को दिखा के सुना के बता रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सही और ज़्यादा अच्छा आंसर ऑप्शन ए में मिल रहा है, यह सभी तो होगा ही नहीं, चूँकि व्याख्यान विधि या दृश्य सर्व सामग्री नहीं है, तो इसका यह सभी आंसर तो होगा ही नहीं। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न और देखते हैं प्रश्न संख्या 18। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। ठीक है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या कीजिएगा, ज़रा जवाब दीजिए आप इस का आंसर। सभी लोग जवाब देंगे, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। समझाएंगे यहाँ पर होगा, समझेंगे लिखा गया, समझाएंगे होगा। ऑप्शन 4 कह रहा है इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, है ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं खेलने देंगे। ठीक है, इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, तो इसका सही जवाब बताइए। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है ना। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है। ऑप्शन 2 में है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए एक बच्चा खिलौने को खोल रहा है या तोड़ रहा है, इसका मतलब है वो जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है आखिर यह खिलौना काम कैसे करता है, यह खिलौना चलता कैसे है ना, वो जानने की कोशिश कर रहा है, उस खिलौना को खोलता है, देखता है, समझता है, अलग अलग करके ये सारा चीज़ को सीखता है। इसका मतलब वो बच्चा जिज्ञासु है। आप क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो ऊर्जा है वो गलत जगह नहीं लगाकर एक सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसका सही आंसर था 2। 1 है उस पर हमेशा नज़र रखना, बिल्कुल भी नहीं। 3 कह रहा उसे समझाएंगे खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, ये तो जवाब नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा सटीक आंसर हमारे पास 2 है। और 4 कह रहा इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, ये तो गलत है भाई, बच्चे हैं वो तो खिलौने से खेलेंगे, कभी नहीं खेलने देंगे, ये बात तो एकदम गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक। सृजनात्मक उत्तर वही सृजनशील उत्तर देना बच्चे को, रचनात्मक उत्तर देना बच्चे को, इसमें से क्या आवश्यक है। पहला है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, दूसरा है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, चौथा है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा सभी लोग, कमेंट करके बताइए, ये भी आसान सवाल है, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को पहले चर्चा करेंगे। ऑप्शन 1 कह रहा है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। अगर बच्चे को विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछिएगा, बच्चे को अगर किताब से प्रश्न पूछिएगा तो बच्चे अगर उसको रटे रहेंगे तो रटा रटाया सवाल का जवाब आपको दे देगा, है ना। तो यहाँ पर तो विषय वस्तु आधारित प्रश्न अगर बच्चे को पूछ रहा है तो वो बच्चे सृजनात्मक उत्तर तो नहीं देगा। सृजनात्मक उत्तर कहने का मतलब होता है ऐसे उत्तर जो बच्चों द्वारा खुद बनाया गया है ना। बच्चे ने खुद अपने मन में विचार लाया, नवीनता लाई, अपनी विचारों में नवीनता लाई, है ना, मौलिकता लाई और आपको उसका उत्तर दिया, इसी को हम लोग तो बोलेंगे सृजनात्मक उत्तर, है ना। जैसे जब आप एग्ज़ाम देने गए होंगे, 10th 12th का एग्ज़ाम देते होंगे, तो क्वेश्चन के ऊपर में ही लिखा होता है कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। अपने ही शब्द में उत्तर दे रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि सर आप उस उत्तर को कहीं देखे नहीं, हाँ पढ़ के उस चैप्टर को समझे हैं, लेकिन जब आप लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आप अपना लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सृजनात्मक उत्तर। तो इसमें से ऐसा क्या हमारे लिए आवश्यक है जिससे हमें पता चलेगा कि ये बच्चे जो है इस प्रश्न का सृजनात्मक उत्तर ही देंगे। तो पहला है विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु आधारित बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं तो बच्चा तो विषय वस्तु से संबंधित तुरंत रटा रटाया है सुना देगा वो, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 हमारा कह रहा है, देखते हैं 3 कह रहा है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। बच्चे को एकदम डिसिप्लिन बना के रखिएगा, इससे तो पता ही नहीं चलेगा ना बच्चे सृजनात्मक उत्तर दे रहे हैं या नहीं, है ना। प्रत्यक्ष शिक्षण यानी बच्चे को पढ़ा दीजिए और तुरंत प्रश्न कीजिए, जी नहीं, ये सृजनात्मक नहीं होगा। इससे ज़्यादा और सटीक आंसर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कीजिए। ऐसा प्रश्न करना है
जिसका उत्तर सृजनात्मक हो, है ना। सभी बच्चे इसका उत्तर दे और एक से अधिक उत्तर दे सकते हैं ऐसे अगर मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछ दे रहे हैं तो। कैसे? अगर हम बच्चे से पूछ देंगे कि बताइए आपको पंख होता तो आप क्या करते, इसका उत्तर बच्चे अपने अंदर से बना कर देंगे कि सर पंख होता तो उड़ के मार्केट चले जाते, तब हमें पापा को स्कूल लाकर नहीं, मतलब पापा हमें स्कूल लाकर नहीं छोड़ते, तब हम खुद ही उड़ते आ जाते, मार्केट भी उड़ते चले जाते। तो ये सब अलग अलग तरीके से बच्चे इसका जवाब देते। आकाश में पंछी की तरह हम भी उड़ते, तो इस तरह का जब उत्तर देता है, ये सारा उत्तर बच्चे अपने मन से दे रहे थे। इसका मतलब क्या है कि ये मुक्त अंत वाले प्रश्न है। और मुक्त अंत वाले प्रश्न हम उसको कहते हैं जिस प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो आप एक ही शब्द में उत्तर दे दीजिएगा पटना, है ना। ये मुक्त नहीं, ये बंद अंत वाले प्रश्न होंगे। जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर हो वो बंद अंत वाले प्रश्न होंगे, और जिसका एक से अधिक उत्तर हो वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। क्या होंगे? मुक्त अंत वाले प्रश्न। अगर आपसे पूछ दे रहा है कि पेड़ पौधे नहीं हो तो क्या होगा, कक्षा के सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। एक बच्चे बोलेंगे कि सर पेड़ पौधे नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे, एक बच्चे बोलेंगे सर हम लोग को खाना नहीं मिलेगा। क्या बताइए, दोनों बच्चे के प्रश्न का जो उत्तर दिए क्या गलत दिए? बिल्कुल नहीं, दोनों का सही जवाब है। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं बिहार की राजधानी कहाँ है, एक बच्चा बोल रहा है पटना और दूसरा बच्चा बोल रहा है भागलपुर, तो दूसरा बच्चा का तो जवाब गलत हो गया। जिस प्रश्न का सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर हो उसको बंद अंत वाले, जिस प्रश्न का एक से अधिक उत्तर हो उसको मुक्त अंत वाले। और हमें बच्चे में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए मुक्त अंत वाले प्रश्न ही करने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अब आगे, देखते हैं। चलिए, ख़त्म हो गया यहीं पर, आज हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है ना। और आप लोग को अगर जो भी समस्या हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप कमेंट कीजिए, और जो भी समस्या हो रही है पढ़ने से संबंधित हो या क्या आप पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम तरह तरह की वीडियो लाएंगे, है ना, और आपको समझाएंगे, बताएंगे, है ना। तो अगर कोई भी समस्या हो रही है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का हर संभव प्रयास करूँगा, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल भी है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आईडी लिखा हुआ। आप हमें फेसबुक पर ही आप हमें फॉलो कर लेंगे, वहाँ भी प्रतिदिन एक क्यूज क्वेश्चन डालते हैं, वहाँ भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको जो भी PDF नोट्स है ना वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब तो किए ही हैं, ठीक है। एक बार इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी के पास यह सूचना पहुंच जाए, सभी लोग पढ़ें, है ना, सभी लोग सीखें, आगे बढ़ें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर आज का जो है लेक्चर समाप्त होता है। कल हम पुनः आप सभी से मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।